दोस्तों, एक लड़के की रात को अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। बाथरूम जाने की आवश्यकता महसूस होती है, उठती है, अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाथरूम में जाती है और बाथरूम से लौटकर जब वापस आती है अपने कमरे में, तो दोस्तों उसे अपने सास के कमरे से अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देती है। वो सोचती है कि सासू माँ कमरे से अचानक ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है? ऐसी क्या बात है? अब तक वो सोई नहीं, तबीयत खराब तो नहीं है? ये सब वो चिंता में पड़ जाती है और चिंता बढ़ने लगती है, तो सास के कमरे की ओर जैसे-जैसे सास के कमरे की नज़दीक जाती है, तो वो आवाज़ें आ रही थी, तेज़ आवाज़ आती है और जब उसके कानों में पड़ती है, तो लड़की के बहू के यानी कि उस समझ में देर नहीं लगती कि आवाज़ें किस प्रकार की हैं, क्योंकि आवाज़ें जो थी दोस्तों, संबंध बनाते वक़्त जो आ करके संबंध बनाते वक़्त जो आह करा करती हैं और सिसकियाँ निकालती हैं, उसी प्रकार की आवाज़ें आती हैं। बहू के कानों पर आकर ये आवाज़ें पड़ती हैं, बहू को समझने में देर नहीं लगती है। अंदर जो वह चल रहा था, बहू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसकी सास माँ के समान मानती है जिसे वो ऐसा काम कर सकती है। तभी बहू के दिमाग में ख़्याल आता है कि आखिर माँ, सासू माँ या ये सब कुछ क्या कर रही है। तो दोस्तों एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कर रही है, वो सोचती है देखने की, लेकिन कौन है? दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ बंद थी, लेकिन कैसे देखूँ? उसे समझ तो आ चुका था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उस वक़्त व्यक्ति को देखना चाहती थी कि जिसके साथ सासू माँ संबंध बना रही है, आवाज़ें प्यारी-प्यारी निकाल रही है। वो उठ जाकर छुप जाती है, इंतज़ार करती है उस व्यक्ति के उस कमरे के बाहर निकालने का और वो व्यक्ति जब काम पूरा करने के बाद कमरे से बाहर निकलता है, दोस्तों उस व्यक्ति को जब वो बहू देखती हैं, तो उसके गले ज़मीन खिसक जाती है। मानो उसे यकीन नहीं होता है, क्या ऐसा कर सकता है? दोस्तों, सासू माँ जो है इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का काम कैसे कर सकती है? बहू अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन बहू ने मन ही मन सोच लिया कि अब आगे क्या करना है। और दोस्तों, जो कुछ बहू ने सोचा था, वो एकदम बहू जब उठती है, तो दोस्तों मानो परिवार में भूचाल सा आ जाता है। दोस्तों, उसको सोचने समझने तक का समझ नहीं आता वो क्या कह रही है। सोचा नहीं था कि उसके यह कदम उठाने से बहू की ज़िंदगी किस कदर बिखर के रह जाएगी और किस कदर से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आखिर कौन-सा वो व्यक्ति और कौन था वो व्यक्ति? क्या किया बहू ने और उसके बाद क्या हुआ? बहू की ज़िंदगी में इस घटना को जब आप पूरा सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हुआ? दोस्तों, एक घटना है, मैं ये पूरी घटना आपको विस्तार से बताऊँगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप ये वीडियो नए हैं वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। लव यू दोस्तों, आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद शब्द बहुत छोटा पड़ता है, क्योंकि आपका प्यार आपके प्यार के लिए धन्यवाद शब्द का कोई शब्द नहीं है। दोस्तों, फिर मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और अब एक नाम होता है, एक गाँव का नाम होता है खेड़ा गाँव। सुबह का वक़्त था दोस्तों, गाँव की महिलाएँ जो है मंदिर के पास अपने कुएँ में पानी लेने जाती हैं और रोज़ की तरह आज भी जाकर पहुँचती हैं, लेकिन जब कुएँ के नज़दीक जाकर के पहुँचती हैं, तो क्या देखते हैं कि उस कुएँ में नज़दीक एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और वहाँ पर कोई व्यक्ति नज़र नहीं है और आखिर यह कौन था? लेकिन महिलाएँ सोचती हैं, हमें क्या? जब जाकर देखती हैं, पता करते हैं, आखिर यहाँ पर है कौन? दोस्तों, पानी निकालने लगती हैं और कुएँ के अंदर जब उसकी नज़र पड़ती है, तो दोस्तों महिलाएँ चीखने चिल्लाने लगती है। खबर जल्द ही पूरे गाँव तक फैल जाती है और कुछ ही देर के अंदर उस कुएँ के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। सैकड़ों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा जमा हो जाती है उस कुएँ के पास। एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी उस कुएँ के अंदर। अब वो व्यक्ति कौन था, यह गाँव वाले भी नहीं जानते, क्योंकि वो उस गाँव का था ही नहीं। तुरंत थाना में फ़ोन करते हैं, थाना में रिपोर्ट करते हैं। टीम पहुंचती है। यह जो आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये 4 जून 2024 की है। यह घटना पुलिस दल आने के बाद पुलिस को जो लाश को कुएं से निकालती है, उसकी तलाशी ली जाती है, तो उसके पास जो कोई भी सामान ही फ़ोन मिलता है, ना ही उसका कोई पता मिलता है। अब इसके बाइक वहीं पर खड़ी होती है, बाइक के नंबर को स्कैन किया जाता है दोस्तों और उससे एकदम पता करने की कोशिश करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं, कुछ देर में पुलिस को पता चल जाता है कि यह जो व्यक्ति जिसके नाम से बाइक रजिस्टर है, उसका नाम मोहम्मद नसीम है। मोहम्मद नसीम जो उत्तर प्रदेश के ही ये कानपुर का रहने वाला होता है दोस्तों। पुलिस उसको डिटेल निकालती है उसकी
तुरंत कानपुर पुलिस से इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ उसके बारे में पूरा डिटेल निकालने की कोशिश करती है, आखिर है कौन। दोस्तों, उसके संपर्क साधा जाता है और उसके बाद पुलिस जो मोहम्मद नसीम के परिवार से संपर्क साधा जाता है और इधर जो मोहम्मद अलीम की जो बॉडी मिल चुकी थी, इसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जाता है। फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद इसके साथ जेब में जो भी सामान होगा वो कुएं में गिर गया होगा। कुएं में भी गोताखोर उतारे जाते हैं कुएं में, लेकिन ऐसी कोई चीज पुलिस को वहां से बरामद नहीं होती। पुलिस को भी अपने ताबे पर लेने के बाद पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं और उसके बाद अब इंतजार था मोहम्मद नसीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। तब तक एक दल जो है कानपुर के लिए निकल जाता है। आना हो चुका था। वहां पर जाने के बाद जब उसके घर पर जाया जाता है मोहम्मद नदीम के, तो वहां पर मिलती है मोहम्मद नदीम की माँ, जिसका भी नाम होता है अरफा बेगम। उसे अब खबर मिल चुकी थी कि उसके बेटे के साथ जो घटना हो चुकी है। पुलिस जब उसके वहां जाकर पहुंचती है तो रो रो कर पूरा हाल हो जाता है। पुलिस छानबीन करती है, उसके बात करती है, उनसे घर से बात करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उसका बेटा जो है कल मतलब 3 जून 2024 को ही दोपहर 2 बजे घर से दुकान के लिए निकला। एक प्रेमनगर नाम का एक इलाका पड़ता है, वहाँ पर उसकी कपड़ों की दुकान थी। 2 बजे जब निकला तो रात तक वो घर लौट करके नहीं आया और उसका जो फ़ोन है ट्राई वो भी नहीं मिला। उसे अपने भाई को मतलब कि नदीम के मामा को भी फ़ोन कर दिया जाता है, तहकीर दिया जाता है कुछ भी। मामा फिर वहाँ आकर के पहुँचते हैं, दोनों थाने में जाते हैं। तभी खबर आकर पहुँचती है कि परिवार का मातम मचा था। परिवार में पता चलता है कि नदीम की शादी हो चुकी है, जिसकी पत्नी का नाम होता है रबीना। इस वक्त रबीना मायके में रहती है। अरबा बेगम से मामा तहकीर दी जाती है कि थाने में, और जब पुलिस जो होती है अब इसकी इंट्रोडक्शन कराती है और इसके बारे में पता करने की कोशिश करती है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहम्मद नदीम वहाँ पर जाकर वो दुकान पर जाने के लिए निकला, और निकला कहाँ, मैं कैसे पहुँच गया उस जगह, जाकर कैसे पहुँचा, उसके साथ इस घटना को अंजाम किसने दिया, आखिर क्या दिया, कैसे दिया, किसने दिया। पुलिस मुखबिरों की जाल बिछाती है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति निकल के सामने नहीं आता है जिसकी कोई दुश्मनी हो। न सीधा और सरल किस्म का व्यक्ति था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आती है कि पोस्टमार्टम में साफ दिख रहा था कि उसे चाकू छुरे से उसके सर पर, गले पर वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद उसे जो है कुएं में फेंक दिया गया। एक महीना होने के बाद आया, एक महीना होने को आया था दोस्तों, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगे थे जिससे नदीम के कातिलों तक पहुंचा जा सके। एक महिला पुरके में वहां आकर के पहुंचती है। वो कहते हैं कि मुझे जो है एसओ साहब से मिलना है और अवनीश कुमार जी से मिलना है। उससे जो पूछा जाता है आप कौन हैं, वो कहती है उन्हें ही बताऊंगी। थाना एसओ उसे अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि महिला जो होती है थानेदार साहब को बताती है कि उसका नाम रवीना है और वो नदीम की पत्नी है, नदीम की बेगम है, और वो बड़े मुश्किल से छुपते छिपाते वो आप तक पहुंची है। आप तक आकर के वो तो पुलिस को ये बताती है, जानती है कि उसके पति के साथ ये घटना हुई है, उसके पीछे कौन है। थानेदार साहब जब पूछते हैं और जो नाम जब बताती है रवीना, तो थानेदार की आंखें जो होती है फटी फटी रह जाती है, क्योंकि रवीना ने कहा कि मेरे पति नंदीप की हत्या के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसकी माँ अरफा बेगम का हाथ है। वो ना हो उसी का काम ये करवाया है। थानेदार होता है, एसईओ जो होते हैं वो कहते हैं रवीना से कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं। एक माँ अपने इकलौती बेटे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है, ये नहीं हो सकता। आखिर इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है, और तुम ये बात कह रही हो तो किस बिना पर कह रही हो। इस पर एसईओ अवशीष कुमार से इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कहती है कि सर ऐसा मेरी जो सास है अरफा बेगम है, वो सारी प्रॉपर्टी, घर और दुकान सब कुछ बेचना चाहती हैं और आप इसकी जांच करें। इस पर एसईओ साहब सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों। वो तो कहती है कि उसके जो अनैतिक और अवैध संबंध हैं एक हसन नाम के व्यक्ति के साथ, जो कि अजमेर का रहने वाला है, और मेरी सास जो है यह सब कुछ बेच के उसके साथ जाकर के वहाँ पर रहना चाहती है दोस्तों। और इस बात का मेरे पति को जब पता चला तो इन्होंने उसको विरोध किया, और इस बात को लेकर मेरी सास और मेरे पति के बीच कई बार लड़ाई हुई। वो कहते कि तुम इस बात पर कैसे पता है कि तुम्हारी सास के जो हैं अवैध संबंध हैं। अब उसकी बहू जो है रवीना होती है, वो कहती है उनसे कि साहब मैंने अपने आंखों से एक बार नहीं कई बार देखा, सारी संबंध बनाते हुए, अवैध संबंध बनाते हुए।
मैंने एक बार नहीं हमेशा देखा, बस के साथ गलत काम करते हुए देखा। अब पुलिस जो है उसका बयान तो ले लेती है, उसके बाद रवीना वहाँ से चली जाती है और जो इंस्पेक्टर होते हैं अपने अधिकारी को इस बात की सूचना देते हैं और वो जो होते हैं एक स्पेशल टीम का संगठन करते हैं, इस केस की जांच करते हैं। इसके बाद लीड तैयार करते हैं, इंस्पेक्टर ही कर रहे होते हैं। बाद में इस केस में सही तरीके से जब डिटेल पूरा कॉल डिटेल खकाला जाता है अफरा बेगम की, लेकिन अफरा बेगम की कॉल डिटेल में ऐसा कोई भी संदिग्ध नंबर पुलिस को नहीं मिला। पुलिस सोचती है क्यों ना जो रवीना की जो बात है रवीना का ही हाथ ना हो। पुलिस ये शक करते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं, हो सकता है ये रवीना का ही हाथ ना हो, इसमें अपनी सास को इसमें फंसाना चाह रही हो। रवीना की कॉल डिटेल निकल दी जाती है, रवीना की कॉल डिटेल निकली जाती है, इसका बैकग्राउंड खकाला जाता है, इसका बैकग्राउंड खकाला जाता है, मुखबिरों द्वारा इसका पता किया जाता है। लेकिन जो रवीना का जो साइड था वो पूरा क्लियर था। पुलिस को उसके खिलाफ भी ऐसा कोई नहीं मिलता कुछ सबूत। अब पुलिस सोचती है अब क्या सोचें, इसका कॉल डिटेल निकाली जाती है। अब दोस्तों नदीम की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं निकला, कुछ भी सामने निकल के नहीं आता है। लेकिन एक नंबर ऐसा अननोन नंबर आता है, पुलिस को मिलता है जो घटना वाले दिन मतलब कि 4 तारीख को 4 जून 2024 को उस नंबर पर बात हुई थी। वो नंबर अननोन होता है। अब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है। दोस्तों जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो दोस्तों वह नंबर राजस्थान के अजमेर का ही निकलता है, मतलब कहीं ना कहीं अजमेर से तार जोड़ रहे थे। जैसे ही रवीना ने कहा था कि लेकिन वो नंबर जो था वो हसन के नाम का नहीं था, वह नंबर किसी सलीम के नाम का था। उसकी डिटेल निकल जाती है। पुलिस के कुछ स्टाफ जो होते हैं अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों जब अजमेर जाके रवाना होते हैं वहाँ पता करते हैं, वहाँ जाकर जब उसे घर पर जाया जाता है, आस पड़ोस में पता करने पर पता चलता है कि यह प्राकृतिक का व्यक्ति है, यहाँ पर कोई ऐसे पहले से चल रहा है और ये कभी घर पर रहता है कभी नहीं। मुताबिक काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये आदमी कभी घर में रहता है कभी नहीं, नज़र नहीं आया। 15 दिनों से ये घर पे भी नज़र नहीं आया है और पता नहीं अभी कहाँ है। उत्तर प्रदेश गया है, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश गया हुआ है। अब पुलिस को फिर से इस पर शक अब मजबूत होने लगा कि उत्तर प्रदेश गया है, क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। पुलिस का वो दल वहाँ से लौट जाता है। अब पुलिस का जाल बिछाया जाता है सलीम को पकड़ने के लिए। दोस्तों अब बात वहीं पर टिक जाती है। 19 जुलाई 2024 को 19 को खबर मिलती है कि कानपुर के रेलवे स्टेशन पर इस व्यक्ति का सलीम मौजूद है। पुलिस का एक दल वहां से जाकर पहुंचता है, निकलता है और जाल बिछा करके धर दबोचा जाता है। सलीम को थाना लाकर जब पूछते हैं, पूछताछ की जाती है तो वहां नदीम को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है वो समझ जाता है कि पुलिस के पास पक्के सबूत है और पुलिस जब सख्ती से अपना सख्ती बरतती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों वो कबूल करता है कि उसने जो है सुपारी लेकर नदीम की हत्या की है। 5 लाख में उसे सुपारी दी गई थी, जिसमें उसने यह भी बताया था कि यह काम जो है उसने हसन के कहने पर किया। अब हसन का नाम जब सामने आया तो पुलिस को रवीना की बात पर पूरा विश्वास हो चुका था, क्योंकि उसने भी हसन का ही नाम लिया था। दोस्तों पुलिस तुरंत सख्ते में आती है, तुरंत सोचती है कुछ न कुछ गड़बड़ है। जो हसन को हिरासत में लेती है और उसके बाद अरफा बेगम को भी हिरासत में लिया जाता है। और दोनों हिरासत में लेने के बाद थाने में बुलाकर लाने के बाद जब उसने कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के सामने दोनों टिक नहीं पाते। वो दोनों भी अपना जुर्म कबूल लेते हैं और जो बात है सामने आ जाती है। दोस्तों जब सामने निकल के आती है तो कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों मोहम्मद नदीम के पिता मोहम्मद नदीम और उसके पत्नी अरफा बेगम, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। विवाह पहले ही हो चुका था। बेटा था मोहम्मद नदीम के सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। उसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ 10वीं तक पढ़ते थे। और दोस्तों आगे क्या होता है कि पिता के साथ कारोबार में लग जाता है कपड़े, और कुछ साल बाद पहले कपड़े की दुकान खोलते हैं। पिताजी जो थे मोहम्मद नसीम, उसकी अचानक से बीमारी चलते चलते उसका निधन हो जाता है। बीमारी उन्हें जो घेरती है इसके बाद से छूट नहीं पाती, धीरे धीरे बीमारी जकड़ लेती है और जकड़ के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद उसका बेटा उसी बिजनेस को चलाता है। शादी होती है, निगाह होता है। निगाह उसकी जो बेगम होती है वो रवीना बन के घर में आती है और अब तीनों माँ बेटा और बहू बड़े आराम से रह रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों सब कुछ सही चलता है और लेकिन अभी इस कहानी में एंट्री होती है एक हसन नाम के व्यक्ति का। देखो घर तोड़ने में किसी तीसरे का ही हाथ होता है, ये सच है। एक व्यक्ति का तीसरे व्यक्ति की जब एंट्री होती है, हसन नाम के व्यक्ति के जो पिताजी के मोहम्मद नईम, उसका एक दूर का रिश्तेदार भी था दोस्तों,
और दोस्तों ये भी था, और उसके बाद पहले कई बार घर आ चुका था। मौत के बाद, उसके पिताजी की मौत के बाद घर ज़्यादा आते जाते रहता था। अब वो उसके मौत के बाद घर आता है और बेगम होती है अरफा बेगम, उनसे मिलता है और अरफा बेगम से मिलना जुलना काफ़ी होता है। उन्हें की सांत्वना देने के लिए वो आता है। बीच बातचीत का सिलसिला पहले से ज़्यादा गहरा होने लगता है। दोस्तों वह धीरे धीरे दोनों के संबंध कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे। रोज जब घर में आता है और घर में आने के बाद दोनों के बीच में एक संबंध का जन्म होता है। संबंध कुछ ज़्यादा ही गहरे होने लगते हैं। अब ये जो हसन होता है ये बार बार अजमेर से कानपुर आता है और घर पर रुक जाता है। घर में अब रात में उन दोनों का अचानक ऐसे मूड बनता है, अवैध संबंध बन जाते हैं, इस प्रकार से बहू ने देख लिया था। और एक दिन जब बहू ने इनको इस प्रकार काम संबंध बनाते हुए देख लिया तो देखा तो अगले ही दिन उसने सुबह अपने पति नदीम को जो इस बात की सच्चाई से अवगत कराया तो नदीम जो होता है वह सुनकर बहुत भड़क जाता है। उसने बहुत गुस्सा किया था अपनी पत्नी बहू पर, क्योंकि अपनी माँ के बारे में कोई गलत, अब माँ ही गलत है तो क्या कर सकता है। आखिर बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुन कैसे सकता है। दोस्तों वो अपनी औरत को यानी कि रवीना को वार्निंग देता है कि अगर तुम दोबारा मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और तुझे मैं जान से मार। अपनी माँ के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता था, क्योंकि नदीम को अपनी माँ पर पूरा विश्वास था। हाँ, सबको होता है दोस्तों, ऐसा कभी काम कोई नहीं कर सकते मेरी माँ, जैसा तुम कह रही हो। फिर अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। लड़ाई जब होती है तो बहू यानी कि रवीना घर छोड़कर मायके चली जाती है और कुछ दिनों के बाद नदीम जो होता है रवीना को मना करके वापस लाता है। लेकिन उसके बाद बहू ने इस मामले पर यानी कि रवीना ने इस मामले में चुप्पी साध ली। अब वो आंखों से कुछ देखती तो कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन अब सास अरफा बेगम को पता चला कि रवीना यानी कि बहू अब इस बारे में जानने लगी है। तो अब जो हसन आया था वह होटल में रुका था। वो उसके बाद अरफा बेगम होटल में जाया करती है। वहाँ मिलकर के दोनों को जो भी करना होता है, संबंध बनाना होता है, वहाँ करते थे। इस प्रकार से उनका काम चल रहा होता है। अब अरफा बेगम जो प्रॉपर्टी की दुकान होती है, ये सब घर, दुकान, मकान सब कुछ बेचना चाहते थे और हसन के साथ जाकर के अजमेर में रहना चाहती थी। लेकिन बेटे का इस बात के लिए विरोध करता था। और जब हसन से अरफा बेगम बात कर रहे होते तो वो समझ में जाती है कि नदीम यह होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नदीम इस कभी नहीं करने देगा। उसके बाद हसन के रिश्ते वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अरफा बेगम ने हसन जो है मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि नदीम को ही रास्ते से हटा दिया जाए और रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है सुपारी क्लियर को एक आपराधिक प्राकृतिक औजार दिया जाता है व्यक्ति को, और अजमेर का ही रहने वाला होता है व्यक्ति। और सलीम जो जिसे जानता था हसन, उसे 2.5 लाख रुपए की सुपारी दिया जाता है। जो सलीम होता है कानपुर आकर के पहुंचता है 3 जून 2024 को। यह जो होता है उसकी माँ अरफा बेगम वह करती है कि नदीम से कि हमारे एक रिश्तेदार हैं फलाना होटल में रुके हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे, उसके साथ जाओ और उन्हें जो काम है बाइक से घुमा करके उन्हें काम करवा दो। मना करता है, लेकिन माँ के जोर देने पर वह चला जाता है। और जो बहू थी वो मायके गई हुई थी दोस्तों, 2 बजे के करीब जाकर पहुंचता है, फ़ोन करता है और सलीम को अपनी माँ से उसका नंबर ले लिया जाता है। और सलीम आकर के पहुंचता है कि उसके करीब और उसके जो एक जगह पड़ती है वहाँ पर उसे काम है, वहाँ पर निपटाना है और वापस आना है। पेट्रोल की चिंता मत करो, जितना पेट्रोल रहेगा खर्चा मैं करूँगा। नदीम उससे लेकर वहाँ पर चला जाता है और वहाँ से जब लौट कर तो जाती है दोस्तों, रास्ते में खाना खाते हैं और फिर वापस आ रहे होते हैं। तो उसी समय एक जिला पड़ता है उनवहा में, वहीं गाँव पड़ता है खेड़ा गाँव, जहाँ पर सुनसान जगह पर एक मंदिर था और मंदिर के बगल में कुआं था। और लघु शंका के बहाने, बाथरूम के बहाने जो रोकता है नदीम और सलीम, और उसके बाद नदीम अपने मोबाइल पर चला रहा होता है और बाइक पर बैठ के सलीम जाता है। और जब मौके पर देखकर उस नदीम का ध्यान नहीं होता है और पीछे से चाकू से वार कर देता है और इसे मौत के घाट उतार देता है और उसे उस लाश को उस कुएं में फेंक देते हैं। वहीं पर एक कुआं भी होता है और वहीं पर कुएं में फेंक देते हैं। बाइक को वहीं पर छोड़ के सलीम जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से पूरी घटना निकल के सामने आती है और तीनों जो अपराधी थे पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं दोस्तों। और संबंधित और विभिन्न धाराओं के इन पर मुकदमा किया जाता है, न्यायालय में पेश किया जाता है। इस कलयुग दोस्तों, इस प्रकार से इस कहानी माँ ने अपनी हवस और वासना को चलते इकलौते बेटे को अपने रास्ते से हटा दिया। इकलौते बेटे को इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया। आखिर मंजिल मिली तो जेल दोस्तों।
दोस्तों बस ये थी आज की घटना। प्लीज़ दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके बाद आपकी जो भी राय होगी हमें मंजूर है। सर से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों मैं ज़्यादा मुझे स्पष्ट बोलना नहीं आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सही से आपको स्टोरी बताने की। आप हमें सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से बताने और बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस, कोई चीज़ की प्रैक्टिस से ही आदमी अच्छा बोल पाता है। मतलब मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ बोलने की। दोस्तों जो भी मेरे कहीं गलती हो, कहानी बताने की मैंने ये जो सुनी थी, ये कहानी मैं आपके आगे पेश किया। अपनी जो भी गलती हो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ दिल से। दोस्तों लव यू दोस्तों। मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सपोर्ट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ दोस्तों। लव यू।